हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इन्फोटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तक हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली। हमारा अभी जो जुपिटर नोटबुक है वो कोड करने के लिए रेडी है, हमारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो जिसने भी वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं किया है अभी तक हमारे जुपिटर नोटबुक का, तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप जो वीडियोज है उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं और उसके बाद में ज्वाइन हो जाए इस वीडियो को। और यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे हमारा जो मशीन लर्निंग का प्रैक्टिकल है, फर्स्ट प्रैक्टिकल उसे। तो दोस्तों, ये जो हमारे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए गए हमको जो लैब मैनुअल है, वो लैब मैनुअल यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे ग्रुप ए में जो हमारा डाटा प्रिपरेशन का पहला प्रैक्टिकल दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है डाउनलोड हर्ट डाटा सेट फ्रॉम फॉलोइंग लिंक। ये जो लिंक दी गई है, यहाँ से हमें उन्होंने डाटा सेट को डाउनलोड करने के लिए कहा है और उसके बाद में वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट ये सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 75% टेस्टिंग एंड 25% यहाँ तक, वो जो डाटा सेट है उन्होंने वेबसाइट पे दिया गया, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब उसके नीचे उसे यूज करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। अभी उसके नीचे तो डाटा सेट नहीं है, तो यूज क्या करेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने जो एक लाइंस दी हुई है, तीन चार, एक पैराग्राफ दिया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हमारा डाटा सेट है उसकी। तो रिगार्डिंग द डाटा सेट, ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम इस इन्फॉर्मेशन को डाटा सेट में डिकोड करेंगे, डाटा सेट में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद में जो नीचे के जो दिए गए उन्होंने जो ऑपरेशन है वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको चाहिए क्या है, हमारे मशीन लर्निंग मॉडल से वो दी गई है। तो ये सभी हम रन करके उसके आउटपुट निकालेंगे। और जो कोड रहेगा हमारा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी वहाँ पे मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, वो हो जाएगी। और रिडायरेक्ट होने के बाद वेबसाइट पे आप सिस्टमेटिकली कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। कोड बहुत छोटा रहेगा, आपको ज़्यादा वहाँ पे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उनके जो दिए गए मैनुअल को फॉलो करते हैं। डाउनलोड द डाटा सेट फ्रॉम फॉलोइंग लिंक। एक बार लिंक को ओपन करके देखते हैं कि लिंक में उन्होंने दिया क्या है। तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर में जो लिंक है उसे पेस्ट करके वहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा सेट एक्चुअली कहाँ पे है। देखो यहाँ पे कुछ तो हर्ट डॉट सी एस वी जो फाइल है यहाँ पे दी गई है नीचे ग्राफ से, और यहाँ पे उन्होंने डाउनलोड बटन दिया हुआ है। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद मेरा डाउनलोड डाटा सेट हो गया। लेकिन बात ये यहाँ पे ये कि अगर आपको फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट नहीं होगा। वो आपको साइन इन या रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे, तो आपको वहाँ पे आपका जीमेल से रजिस्टर या साइन इन करके वापस आना होगा इसी पेज पे, और फिर डाउनलोड करना होगा एक बार, तभी आपका डाटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं डाउनलोड फाइल को लोकेट करता हूँ डाउनलोड्स में जाकर, और यहाँ पे मैंने लोकेट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे उस फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पर जाकर मैं एक फोल्डर में उसे पेस्ट कर देता हूँ। अभी जो फाइल है हमें वो यूज़ करनी है, इसलिए मैं उसे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। नया फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, और यहाँ से फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको नाम देंगे LP1, जो कि हमारा अभी लैब प्रैक्टिकल 1 चल रहा है। लैब प्रैक्टिकल 1 को खोलेंगे, उसके बाद में फाइल को पेस्ट करेंगे। अभी जो ये जो नाम है hurt.1, ये 1 इसलिए हो गया क्योंकि जो मेरा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट था और उसके ऊपर सेम नाम से फाइल आ गया, तो इसकी वजह से वहाँ पे 1 नंबर आ गया। आपको हर्ट यही फाइल यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद में आपको फिर हमारे कंपाइलर में आना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हर्ट डॉट सी एस पी हमने डाउनलोड कर लिया, अभी उसकी ज़रूरत नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड डाटा सेट करने के बाद परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द डाटा सेट। फाइंड शेप ऑफ डाटा, जो डाटा हमारा है उसका शेप पता करना है। तो ये सभी करने के पहले हम लोग एक बार डाटा सेट को देख लेते हैं कि डाटा सेट एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग डाटा सेट को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद ये एक CSV फाइल है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से, तो ये एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगी। एक्सेल यहाँ पे उन्होंने लिखा है एज, सेक्स, चेस्ट पेन, रेस्ट वीपी, यहाँ ये जो है ये सभी कॉलम है। और उसके बाद में उनकी जो वैल्यूज है यहाँ पे दी गई है, और डाटा उन्होंने अरेंज किया है सिस्टमेटिकली, जो कि टेबल फॉर्मेट में होता है, और हमें अभी इस डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हमें हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसे ओपन करना पड़ेगा। एक बार हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं। जुपिटर नोटबुक को ओपन करते समय टर्मिनल आ जाएगा, जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, बैकएंड पे चलता रहता है वो। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप फोल्डर देखेंगे, जो कि हमने ओपन किया था अभी। जहाँ पे डेस्कटॉप नहीं है, तो डेस्कटॉप यहाँ पे वन ड्राइव में है।
यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जो हमने अभी फोल्डर क्रिएट किया उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे hurt.csv हमारी फाइल लोकेट हो गई है। उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे और एक पाइथन फाइल को ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी कोड करना है हमें पाइथन फाइल में करना है, और पाइथन फाइल में हमें जो hurt.csv एक्सेल फाइल थी उसे एक्सेस करना है। इसलिए मैंने वो दोनों ही फाइल को एक फोल्डर में रखा, क्योंकि जब भी हम उसका पाथ देंगे तो पाथ फुल पाथ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ फाइल नेम देने से हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है उसे एक बार देख लेते हैं। फाइंड शेप ऑफ डाटा, जो भी डाटा दिया गया है hurt.csv का, उसका हमें शेप पता करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें उसका शेप पता करना है, उस पर ऑपरेशन करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाइलर है वहाँ पे हमें जो फाइल को लोड करना होगा। फाइल को लोड करना है तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे करने वाले हैं, और पाइथन प्रोग्रामिंग में सीएसवी फाइल को किस तरह से लोड किया जाता है उसे एक बार देखेंगे, और उसके बाद उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो पाइथन फाइल एक जो पाइथन हमारा इंस्टॉल होता है तभी वहाँ पे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो सभी हमारी मिल जाती है। लेकिन अब सीएसवी फाइल को यूज करना, उसका डाटा लोड करना, ये सभी जो है वो एक हायर फंक्शन में चले जाते हैं, और इसके लिए हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज डेवलप हो चुकी है। इसका मतलब पाइथन में हम लोग उस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके, उसे इंस्टॉल करके, उस लाइब्रेरी के स्पेशल फंक्शन को कॉल करके, वहाँ पे आर्गुमेंट पास करके हम लोग जो डाटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइथन में किसी एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हम लोग सीएसवी फाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। क्योंकि हर एक लाइब्रेरी का वैशिष्ट्य होता है, हर एक लाइब्रेरी की जो फंक्शनलिटीज होती है वो अलग होती है। वो डाटा को अच्छी तरह से रिट्राइव कर सकती है, डाटा पर ऑपरेशन कर सकती है। तो ठीक उसी तरह से जो सीएसवी फाइल को ऑपरेशन करने के लिए बेटर लाइब्रेरीज है, जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, वो पांडास लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग सीएसवी फाइल पे बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पांडास लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास। अभी इतना लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एक बार उसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि पांडास से हमारा काम हो चुका है। अभी अभी हमें जरूरत है उस जो फाइल है सीएसवी फाइल को, उसे रीड करने की। तो हम क्या करेंगे, एक बार पांडास लिखकर यहाँ पे रीड सीएसवी हमें सीएसवी फाइल को रीड करना है। तो यहाँ पे रीड सीएसवी लिख के एंटर करेंगे, और यहाँ पे जो सीएसवी फाइल है उसका नाम दे देंगे, जो कि हमारे सेम फोल्डर में अवेलेबल है अभी, जिसका नाम है hurt.csv, HEART.csv। हमारी जो फाइल है अभी यहाँ पे लोड हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि हमें पांडास लाइब्रेरी को बहुत बार, हमारा जो आगे ऑपरेशन होने वाले वो वहाँ पे बहुत बार यूज करना है। तो हम लोग हर बार पांडास लिखने के बगैर यहाँ पे एक शॉर्टकट कीवर्ड तैयार कर लेते हैं पांडास का, एचपीडी नाम से। इससे होगा क्या, जहाँ पे भी आपको पांडास लिखना है और पांडास से रीड सीएसवी के आर्गुमेंट को जैसे हमने कॉल किया, उससे डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हर पांडास लिख के ना, पांडास लिखने का काम हमारा कम हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग पीडी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एथ के बाद कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप खुद का नाम दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो नाम देकर आप लोग यहाँ से, उसके बाद में जो यहाँ पे आप जब लिखोगे सेम नाम, जो सेम यहाँ पे आप लोग यूज करोगे वर्ड, यहाँ पे लिखने के बाद आपको सभी आर्गुमेंट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, सभी फंक्शंस ओपन हो जाएंगे आपके कंपाइलर में रिट्राइव करने के लिए। तो हर डॉट सी एस वी एक बार फिर अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है पीडी इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या है, ये जो मैंने अभी बता दिया आपको पिछले वीडियो में, कि जो ये लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है, अगर मैंने एक बार इसे एग्जीक्यूट किया, फिर इसे एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद में मैंने इसे चेंज किया लेकिन इसे एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फॉर दैट रीजन जो हमारा जो थर्ड नंबर का जो सेल है, जो सेकंड नंबर में अभी, वो एग्जीक्यूट होने में एरर आ गया। तो हमें इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे सीएसवी फाइल रन हो चुकी है। यहाँ पे उनका डाटा, यहाँ पे सीएसवी फाइल का डाटा सभी फेच हो चुका है। यहाँ पे जो एंट्रीज है वो सभी दिखाई दी गई, लेकिन बीच की कुछ एंट्रीज यहाँ पे ट्रंकेट हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा सेट अभी हो गया हमारा, अपलोड हो गया हमारा, यहाँ पे मेन इन्वायरमेंट में आ चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं। तो हर बार यहाँ पे हमें पूरी की पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, और उस वेरिएबल में पर्टिकुलर जो फाइल है उसका डाटा स्टोर कर देंगे। अभी एग्जीक्यूट किया मैंने, तो सभी डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। हम एक बार इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो डाटा जब भी हम प्रिंट करेंगे, पूरा डाटा प्रिंट कर यहाँ पे हो जाएगा, कि पूरी सीएसवी फाइल यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं मैनुअल की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कि फाइंडिंग शेप ऑफ डाटा। अभी जो पूरा सीएसवी फाइल का डाटा है, मैंने डाटा इस नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि वो जो वेरिएबल है, वो जो फाइल है, उसमें उसका शेप पता करना है कि उसमें एक्चुअल में रोज और कॉलम्स कितने हैं। शेप एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो
हमारे CSV फाइल है, डाटा फ्रेम है हमारा, उसमें से रोज और कॉलम को बता देता है डायमेंशन के रूप में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी शेप एट्रीब्यूट, हमें क्या करना है, शेप फाइंड करना है, तो यहाँ पे शेप लिखेंगे। और हमें शेप किसका फाइंड करना है, डाटा का फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो डाटा वेरिएबल में स्टोर है। ऐसा लिख के हम लोग इसे एक बार रन करेंगे तो हमारा जो डाटा का शेप है वो 303 रोज एंड 15 कॉलम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पे हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। एक बार CSV फाइल को रन करते हैं, देखते हैं क्या है CSV फाइल में। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी वैल्यूज दी गई है, लेकिन यहाँ पे और एक यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक NA लिखा गया है, यहाँ पे NA लिखा गया है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर सेल में उन्होंने जो वैल्यूज दी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी है। ये जो है इसे नल वैल्यू कहते हैं। तो हमें वो जो नल वैल्यूज या नल एंट्रीज है सभी, वो सभी नल वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है कि कितने हमारे CSV फाइल में नल वैल्यूज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा डॉट और यहाँ पे यूज करेंगे इज नल, इस फंक्शन को पूरा करेंगे और उसके बाद में रन करेंगे। अभी इज नल फंक्शन यहाँ पे जहाँ जहाँ भी एंट्रीज नहीं है हमारे, एक एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे ट्रू लिख के दे देगा और बाकी जगह पे फॉल्स रहेगा जहाँ पे सब सही है। तो ये थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसको और सिस्टमेटिक तरह से प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सम करेंगे, सम करने के बाद फिर रन करेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दिया गया हर एक कॉलम में कितने वैल्यूज ऐसे है कि जो यहाँ पे मिसिंग है। उसे देखने के लिए क्या है कि जो हमारे CA कॉलम है उस पे 4 वैल्यूज ऐसे है कि जो हमारे मिसिंग है, और ये थेल वैल्यू में 2 एंट्रीज मिसिंग है। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी उसके बाद में जो मैनुअल में दिया गया है वो है कि फाइंडिंग डाटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम। इसका मतलब जितने भी कॉलम हमारे CSV फाइल में प्रेजेंट है अभी, उस सभी के डेटा टाइप्स को हमें देखना है। डेटा टाइप्स को देखने के लिए हमारे पास आता है कि जो डाटा है उसे एक बार लोड कर ले, उसके बाद में डाटा डॉट, और जो डाटा टाइप्स को पता करना है तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट है का, जो है डी टाइप्स करने के बाद हमारे जो ऑल डाटा टाइप्स थे वो यहाँ पे आ जाते हैं कि जो एज है उसका डाटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद में जो सभी जो कॉलम्स थे सबके डेटा टाइप्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है कि फाइंडिंग आउट जीरोज। इसका मतलब ये होता है कि जो एक से फाइल है हमारी, उसमें से वहाँ पे कितने बार जीरो आ गए वो सभी हमें कैलकुलेट करने हैं। उसकी जो काउंट है वो करना है। सम करना और काउंट करना अलग होता है। सम में हम लोग डायरेक्टली सेल के एडिशन करते चलते हैं कि अगर कहाँ पे 2 वैल्यू होती है, नेक्स्ट सेल में 1 वैल्यू है, तो 2 और 1 3 हो जाता है। लेकिन काउंट में हम लोग उसे 2 ही करेंगे क्योंकि वो दो सेल है। ठीक उसी तरह से हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे कि कितने जीरोज आ गए, और उसके लिए हमारे पास फिर कंपाइलर में हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमें करना है कि डाटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा की जो हमारा जो डाटा CSV फाइल का डाटा वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वहाँ पे कितने बार जीरो है वो सभी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पे उनका जो आउटपुट है वो इस तरह से आया है कि फॉल्स और ट्रू के फॉर्मेट में आ गया है, 0 और 1। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर जो सेल है यहाँ पे जो उसका जो डाटा है वो जीरो नहीं है अभी, और जहाँ पे ट्रू रहेगा वहाँ पे जीरो है। तो अभी हम इसे और भी सिस्टमेटिक वे से प्रिंट करते हैं। तो सिस्टमेटिक वे से प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को फिर डाटा के अंदर लेना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें एक काउंट फंक्शन का यूज करके काउंट करना पड़ेगा कि कितने बार रिपीट हुआ है एक्चुअली। तो उसके लिए हमारे पास और एक फंक्शन आ जाता है काउंट का, और काउंट करके हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो सेक्स है वो वहाँ पे जो जीरोस की वैल्यूज है वो कितनी 97 बार आई है, उसके बाद में 250 और 251 उस तरह से आ गई है। तो ये सभी यहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है कि कितने बार हमारे पास जीरोज है उस CSV फाइल में। उसके बाद यहाँ पे कि फाइंड मीन एज ऑफ पेशेंट्स, जो भी पेशेंट्स यहाँ पे दिए गए उनके, क्योंकि जो CSV फाइल है वो पेशेंट का डाटा सेट है, और उसके बाद में वहाँ पे एक कॉलम है एज नाम का, जो पेशेंट है उनके एज। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो एज है उनके मीन कितने हैं। एक बार CSV में और क्लियर कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे उन्होंने एक एज का कॉलम दिया गया है, एज का कॉलम यहाँ पे, और यहाँ पे सभी एज दिए गए। वो जितने भी पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी एज है उसकी उन सबकी एडिशन करके उसके बाद में उसको डिवाइड करना है उनके फ्रीक्वेंसी से, तभी हमको उनका एक मीन पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे CSV फाइल के ऊपर, डाटा के ऊपर हमारे। तो डाटा, अभी डाटा में हमारे पास जो कॉलम है उस पर्टिकुलर कॉलम को हमें एक्सेस करना है। तो कॉलम हमारा जो कॉलम नेम है वो यहाँ पे एज का कॉलम है, तो हम एज लिखेंगे, और अभी उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि डॉट
उसके बाद उसका मीन लेंगे, उस जो वैल्यू है वो का उसको, और उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे उन्होंने लिखा है, एरर आ गई है कि कीवर्ड की एरर है हमारी एज की। अभी हम एक बार सीएसवी पे देखते हैं। यहाँ पे एज की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल है, जैसे कि हमें पता है कि जो सीएस हमारी जो पाइथन है वो एक केस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके रीजन ये हमारा रन नहीं हुआ, हमें एरर देखने को मिल गया। यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए कर देते और उसके बाद में फिर रन करते, तो जो एज कॉलम है उसकी जो मीन निकाले हम लोग, तो जो 54 एक कॉमन एज मिलती है हमें, कि जो एक एवरेज वैल्यू है उसकी। उस, उसके बाद में हमें मैनुअल में देखने के बाद मिल जाता है कि नाउ एक्सट्रैक्ट ओनली एज, सेक्स, चेस्ट पेन, और ये सभी कॉलम नेम दिए गए उनको उन्होंने। और रैंडमली डिवाइड डाटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग 75 एंड 20 रेशो में। मतलब जो हमारे जो ये पर्टिकुलर कॉलम है उसे उस सीएसवी फाइल से अलग करना है, और उसके बाद में वो जो कॉलम हमें आगे उसे एक मशीन लर्निंग मॉड्यूल को ट्रेन करने के लिए देना है अभी, पर मतलब देने के लिए उसे 75 एंड 20% में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारा मेन डाटा सेट है उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो रहेगा उनका ट्रेनिंग डाटा सेट, और उसका उसके बाद रहेगा टेस्टिंग डाटा सेट। मेनली डाटा सेट के 4 पार्ट पड़ते हैं, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, और उसके बाद में जो आउटपुट के लिए होते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग, वो भी अलग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज इस प्रैक्टिकल में डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में। तो नाउ एक्सट्रैक्ट ओनली एज, सेक्स, और जो कॉलम दिए हुए उन्होंने उन्हें क्या करना है, मेन डाटा से एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके ऊपर जो मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग के लिए देने के लिए जो पार्ट है वो डिवाइडेशन करना है। 75 ट्रेनिंग के लिए रहना चाहिए परसेंट, और 25 हमारे टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो ओवरऑल इसका मीनिंग है कि जो हमारा हर डॉट सी का होल डाटा सेट है, उस होल डाटा सेट में से हमें सिर्फ उतना ही डाटा सिलेक्ट करना है जितने कॉलम नेम उन्होंने दिए गए, और उस डाटा सेट को हमें ट्रेन और टेस्ट पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे हमने देखा कि कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए हम डाटा डॉट डाटा और उसके बाद में ब्रैकेट में उस डाटा का नाम लिख देते, तभी हमें पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी उन्होंने कॉलम नेम दिए गए वो सभी कॉलम नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, और उसके डाटा, उसके बाद में ब्रैकेट्स, और वहाँ पे जैसे हमने एज लिखा था ठीक उसी तरह से हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। और अभी ज़रूरत है उसे, उसके बाद में उस एज को हमें डबल कोट्स में लिखने की, सभी वैल्यूज़ को वहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे। एक बार इस डाटा सेट को हम ट्रेन करके देखते हैं क्या सच में हमारे जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है मेन डाटा सेट से। तो इसे एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे एरर आ गई है हमें देखने के लिए कि वहाँ पे उन्होंने लिखा है कीवर्ड्स एरर। तो कीवर्ड्स एरर यहाँ पे है कि हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम को शिफ्ट कर रहे, एक्सट्रैक्ट कर रहे। यहाँ पे हम लोग एक कॉलम को कर रहे थे इसलिए ये सिंगल ब्रैकेट से काम हो गया था हमारा, लेकिन यहाँ पे डाटा फ्रेम ही आप लोग ले रहे, तो इसके रीज़न हमें यहाँ पे और एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम रन करेंगे यहाँ पे, जो पर्टिकुलर कॉलम है ए, 6 और जो भी है यहाँ पे, ये सभी यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद में हमें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है डाटा का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को एक वेरिएबल में मैं लोग स्टोर कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर पूरी लाइन टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं न्यू डाटा डाटा नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड डाटा, और उसमें वो सभी वैल्यूज को और वो सभी डाटा को स्टोर करता हूँ। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे उनका जो सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन का, रैंडमली डिवाइड डाटा सेट इन ट्रेनिंग 75% एंड ट्रेनिंग 25%। अभी हमने डाटा सेट को उसमें से फेच किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, और उन्हीं कॉलम को हम लोग एक्सेस करेंगे, और मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अभी जो हमारा ओल्ड डाटा सेट था हम वहाँ उसे यूज़ नहीं करेंगे, जो कि डाटा का हो गया था, और यहाँ पे नए वेरिएबल बनाकर हम लोग इसे यूज़ करेंगे। तो हमें अभी ज़रूरत है कि उसे स्प्लिट करने की, 75% ट्रेनिंग के लिए और 25% टेस्टिंग के लिए। मजे की बात यहाँ पर ये है कि हम लोग सिर्फ वही जो काम कर रहे हैं अभी इस फर्स्ट प्रैक्टिकल में, वो सभी रिपीट होने वाले हमारे नेक्स्ट आगे के प्रैक्टिकल्स के लिए। वो जो बेसिक सभी कमांड्स होते हैं, बेसिक जो मॉड्यूल को ट्रेनिंग करने के लिए जो डाटा प्रिपरेशन होती है, सभी यहाँ पे प्रैक्टिकल में कवर की गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डाटा सेट को ट्रेन या टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए हमें जरूरत है और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की, क्योंकि हम लोग बेस्ट लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ 1-2 लाइन में हमारा काम पूरा करके हमें आउटपुट दे रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्केलर लाइब्रेरी से। हम लोग मेन लाइब्रेरी से ले रहे हैं फंक्शन को, तो हम लोग एक बार स्केलर में चला जाते हैं, और स्केलर लाइब्रेरी में से हम मॉड्यूल सिलेक्शन का एक सब पैकेज मिलता है हमें, उसे लेंगे मॉड्यूल सिलेक्शन।
मॉडल सिलेक्शन में हमें एक इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और उसके बाद में सेट को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे, अभी दो वेरिएबल बनाने की जरूरत है हमें, ट्रेन डाटा सेट के लिए और टेस्ट डाटा सेट के लिए। तो हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं, ट्रेन के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके बाद में टेस्ट के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद में हम लोग ट्रेन टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और वहां पे आर्गुमेंट देने की जरूरत है। आपको जो डाटा ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है वो डाटा कहाँ पे है, तो मेरा जो डाटा है अभी वो इन डाटा नाम के वेरिएबल पे, तो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे इन नाम देता हूँ कि इन डाटा जो हमारा डाटा है उसका नाम यहाँ पे दिया कि जो रैंडम स्टेट होने वाली है हमारी वो किस तरह से होने वाली है। तो रैंडम स्टेट में हम लोग 0 देंगे। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर डाटा, जैसे कि हमारा पूरा डाटा सेट होगा, उसमें से जो ऊपर का रोज है 75% वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने चाहिए, और जो नीचे के वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं रहने चाहिए। जो डाटा है वो पूरा शफल होना चाहिए, उसमें से जो एक्सपेक्टेड एंट्रीज होती है वो जो डाटा होता है वही सिर्फ जाना चाहिए ट्रेन के लिए और टेस्ट के लिए, वो सब मिक्स होना चाहिए। तो उसके रीजन से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रैंडम स्टेट फंक्शन का, और उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे जो मेन यहाँ पे दिया गया है उन्होंने, तो 75% ही डाटा सेट हम लोग यूज करेंगे और ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, वो यहाँ पे हमें देना होगा। यहाँ पे हम लोग देंगे टेस्ट साइज। आप लोग यहाँ पे ट्रेन साइज भी दे सकते हैं, टेस्ट साइज भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट साइज दी, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 0.25। अभी वन में से 0.25 डाटा, वन में से 0.25% डाटा जो चला जाएगा वो टेस्ट के लिए रहेगा। आप यहाँ पे ट्रेन दे रहे हैं तो आपको 0.75 लिखना होगा, और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रेन साइज लिखनी होगी। उसके बाद में मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एरर आ गया है, नेम इन डाटा इज नॉट डिफाइंड। अभी एन डाटा जो है हमारा न्यू डाटा, यहाँ पे नॉट डिफाइन ऐसा कहा गया है यहाँ पे। तो मैं एक बार इसे फिर रन कर लेता हूँ एन डाटा, और फिर एंटर करता हूँ। यहाँ पे हमारी सेल सक्सेसफुली रन हो चुकी है अभी, कि ट्रेन टेस्ट में अभी ट्रेन में 75% डाटा चला गया है, टेस्ट में 25 गया है। हम एक बार उसे प्रिंट करके देखते हैं कि ट्रेन में कितना गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 27 रोज ट्रेन में गई है, सेम उसी तरह से टेस्ट में भी चला गया है। अभी हमें जरूरत है नेक्स्ट पार्ट तक जाने की, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि थ्रो द डायग्नोसिस टेस्ट 1 प्रेडिक्टेड 100 रिपोर्ट्स एज कोविड पॉजिटिव बट ओनली 45। यहाँ पे ये सभी जो हमें लाइन दी गई है उसे डिकोड करना है हमें, हमारे जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज है उसमें। तो उसे डिकोड करने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है उन्होंने कि टोटल 100 रिपोर्ट्स है, तो हम 100 रिपोर्ट्स को डिवाइड करेंगे, जो कि पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। उसके बाद में जो एक्चुअल पॉजिटिव रहेंगे वो, एक्चुअल निगेटिव रहेंगे वो। तो हमें यहाँ पे हम लोग उसे वही ऑपरेशन को फॉलो करेंगे यहाँ पे जो दिया गया है। तो हम लोग एक डाटा सेट बना लेते हैं यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा सेट होने वाला है। तो एक्चुअल में हम लोग डाटा सेट पे लिखेंगे कि जो लिस्ट होगी हमारी वो होगी np डॉट वंस, और यहाँ पे चला जाएगा हमारा जो डाटा सेट है वो चला जाएगा 45, और प्लस उसमें हम लोग ऐड करेंगे np, ऐड करेंगे जो वन लिस्ट को, लिस्ट np डॉट जीरोस का डाटा सेट, और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 55। अभी कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत है कि ये जो चल रहा है अभी एक्चुअल क्या है, उसके बाद में जो लिस्ट आ गई वो सभी दिखने के लिए कुछ तो ऐसा डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरह से किया गया है। तो बात यह है कि यहाँ पे जो numpy लाइब्रेरी है वो मैंने क्रिएट नहीं की है अभी तक, तो हमें ज़रूरत है उसे इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट numpy, और इसे मैं np करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी मैं इस सेल को ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से, और फिर एक बार इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और देन यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई मेरी। तो मेरे पास सभी 100 एंट्रीज है, उसमें से 45 है वो वंस की है। उसका मतलब वंस यानी वन होते कि जो मेरी लिस्ट बनेगी उसमें वन एंट्री, जो हमारे 45 एंट्रीज वन की है, उसके बाद में 55 एंट्रीज जीरो की है, और जो ओवरऑल डाटा सेट है वो 100 का है। जो हमारे यहाँ पे 55 आ जाएंगे। तो अभी बात यह है कि एक्चुअल डाटा सेट में हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं 45 वंस की, उसमें ऐड कर रहे हैं जीरोज, 55 जीरोज। टोटल डाटा सेट बनता है हमारा 100 का। सेम उसी तरह से हम लोग एक डाटा सेट तैयार करेंगे, उसको प्रेडिक्टेड का रहेगा, प्रेडिक्टेड का। इस प्रेडिक्टेड के डाटा सेट में हम लोग सेम वैसा ही करेंगे जैसा ऊपर किया था, लेकिन
अगर दोनों ही डाटा सेट सेम है, जो एक्चुअल है और मशीन ने प्रेडिक्ट किया है, अगर दोनों ही डाटा सेट सेम रहते तो हमारी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों सेम रहेंगे तो मतलब उस मशीन को कोई मीनिंग नहीं रहेगा जो कि 100% सेटिस्फाइड रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यूज में कुछ तो मिसमैच करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो 45 है उससे रिनेम उससे उससे 1 पहले देता हूँ 40 के लिए। उसके बाद में जो एंट्रीज है वो 52 यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद में जो 8 एंट्रीज बचती है वो फिर मैं 1 की दे देता हूँ। इसमें हमें करना है कि np डॉट वंस। अभी हम इंटर रन करेंगे इस सेल को। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रैकेट से उनकी एरर आ गई है अभी। यहाँ पे मुझे कंप्लीट करने की ज़रूरत थी, मैंने उसे किया नहीं और उसके बाद रन किया। तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों ही डाटा सेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि जो 45 वंस थे यहाँ पे 41 हो गए। उसके बाद में जीरो आ गए 55, उसमें आ गए 52 और उसके बाद में प्रेडिक्टेड में और भी 8 ऐड हो गए। हमारा जो डाटा सेट है वो अभी सक्सेसफुली तैयार हो चुका है या क्रिएट हो चुका है यहाँ का। और हमें हमें अभी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने क्रिएट कन्फ्यूजन मैट्रिक बेस्ड ऑन द अबव डाटा टू फाइंड एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल और ये स्कोर। तो हमें अभी जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है उसे यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, तैयार करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो फिर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn। sklearn पैकेज में हमारे पास जो कोर पैकेज है उसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को। sklearn मैट्रिसेस इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को हमने इंपोर्ट किया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले उसके बाद में फ्रॉम प्रेडिक्टेड प्रेडिक्शंस और वहाँ पे हम लोग दो वैल्यू पास करेंगे, दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक एक्चुअल का रहेगा और उसके बाद में एक प्रेडिक्टेड का रहेगा। और उसके बाद में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे। अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है कि ये जो ट्रू लेबल्स है वो प्रेडिक्टेड लेबल्स है, वो जो वैल्यूज यहाँ पे दिए गए। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, वो वैल्यूज किस तरह से होती है, वो हमें थ्योरी में सिखाया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल और ये स्कोर को किस तरह से प्रिंट किया जाएगा वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा sklearn कोर पैकेज से हमें मैट्रिक्स को। और उसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके दे देता है कि जिसमें से हमें सभी जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो भी मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को हमें दो आर्गुमेंट देने की ज़रूरत है अभी। फिर जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो देने के बाद में हमें सभी आउटपुट्स यहाँ पे मिल जाएंगे प्रेडिक्टेड। यहाँ पे प्रिसीजन मिल गया, रिकॉल F1 स्क्वायर और यहाँ पे एक्यूरेसी मिल गई। जो हमने यहाँ पे मैनुअल में पूछा गया है कि एक्यूरेसी क्या है, तो ये जो एक्यूरेसी हमारे मॉड्यूल की वो यहाँ पे दी गई कि 0.87 है। उसके बाद में F1 स्क्वायर, F1 स्कोर जो है 0.88। उसके बाद में रिकॉल है, प्रिसीजन, ये सभी यहाँ पे दिया गया है। अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टकट लिए कि इसमें हमें ज़रूरत किस किस की कौन कौन सी चीज़ों की है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। इसके बाद में हमने इसे इंपोर्ट किया, एक्सेल फाइल को स्टोर किया एक वेरिएबल में। उसके बाद में जो डाटा सेट है वो वेरिएबल में चला गया। उसके बाद में उस डाटा सेट का हमने शेप देखा, क्या शेप है एक्चुअली डाटा सेट का। उसके बाद में उस डाटा में कितने नल वैल्यू है, कितने जो वैल्यूज है जो मिसिंग है वो यहाँ पे दिखाई है। हमने उसे सिस्टमेटिकली देखने के लिए उसकी सम की। उसके बाद में हमने डेटा टाइप्स देखे कि जितने भी हमारे पास कॉलम्स है उनके जो डेटा टाइप्स है वो क्या क्या है, वो यहाँ पे हमने देखे। उसके बाद में डाटा को डाटा में कितने जीरोज है, जीरो प्रेजेंट है, वो सभी जीरोज को काउंट किया यहाँ पे। और ये फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया। उसके साथ साथ हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया पूरे डाटा से और उस कॉलम का मीन निकाला जो कि एज कॉलम था। उसके बाद में हमने एक डाटा सेट को एक्सट्रैक्शन किया। इसका मतलब जो मेन डाटा सेट था उसमें से पर्टिकुलर कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार की मशीन लर्निंग को डाटा देने के लिए सभी डाटा देना जरूरी होता है। हमें जो जरूरी लगता है फीचर सिलेक्शन के बाद में वही सभी डाटा हम लोग सेपरेट करते हैं और मशीन लर्निंग को वही देते हैं। ठीक उसी प्रोसेस के लिए हमने ये जो नया वेरिएबल बनाया उसमें से पर्टिकुलर कॉलम को डाटा फ्रेम को सिलेक्ट किया और स्टोर किया। उसके बाद में हमने डाटा को टू पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेन और टेस्ट में।
जो कि हमने ट्रेन में दिया 75% डाटा, टेस्ट में दिया 25% डाटा। और उसके बाद हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके जो हमारा जो नया डाटा सेट यहाँ पे दिया था उसे हम उसको हमने तैयार करने की कोशिश की और सक्सेसफुली तैयार भी किया। जो ये जो डाटा सेट उन्होंने दिया था उसका ऑपरेशन सिर्फ यहाँ तक था, वो हमारा फाइनल हो गया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद। उसके बाद में हमने इस डाटा सेट को डिकोड किया, तैयार किया उस दो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज में। उसके बाद में जो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड बन गया, हमारे जो वैल्यूज वेरिएबल्स आ गए, हम उनको उनको सोचकर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट किया, तैयार किया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस तरह से रहेगा उसे डिस्प्ले किया। उसके बाद में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर को यहाँ पे देखा गया, और जो हमारा प्रैक्टिकल है उस तरह से सक्सेसफुली रन हो गया। अभी ये कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से वो प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब भी अपलोड हो जाएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए या देखने के लिए जो अलर्ट आपको रहना चाहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसी वक्त वीडियोस को देखकर आपकी खुद के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू, कीप सपोर्ट।